हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहली यूनिट दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग। इस 100 से आपको एक और चीज याद रहेगी कि ये जो है ना, he was one of the 100 greatest scientists all time. What is the reason behind that कि मैं एक पर्टिकुलर एक डिवाइस को, लैपटॉप को या फिर अपने आईपैड को या फिर अपने टैबलेट को मैं नॉन लिविंग कह रही हूँ, जबकि मैं एक मॉस्किटो अगर घूम रहा है तो उसको लिविंग। पूरे जीवन में इनकी अगर हम लोग बार बार कटिंग करते रहे, बार बार ब्रांचेस कट करते रहे, तो इनमें पूरी लाइफ में ग्रोथ हो सकती है। हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। लिविंग रिएक्शंस है बट लिविंग थिंग। तो हाय एवरीवन, दिस इज रेखा देवनानी, योर नीट बायोलॉजी एजुकेटर। नीट बायोलॉजी के साथ साथ हमारे इस चैनल ऑपरेशन नीट पर हम लोग डिटेल लेक्चर, वन शॉट लेक्चर एंड कई सारे एग्जाम्पल्स को लर्न करने की ट्रिक्स एंड कई सारे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को 1 मिनट में यहाँ पर शॉर्ट्स के थ्रू समझते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नीट 2026 की पूरी जर्नी में ये चैनल आपको बहुत काम आने वाला है। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी नीट 2026 की जर्नी। सबसे पहले हम लोग नीट बायोलॉजी में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहली यूनिट दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हमारी क्लास 11th एनसीईआरटी की सबसे पहली यूनिट, जिसके अंदर टोटल 4 चैप्टर आते हैं। सबसे पहला द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा प्लांट किंगडम एंड चौथा आता है एनिमल किंगडम। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड से, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है हमारी बायोलॉजी सब्जेक्ट की। जब हम लोग लिविंग वर्ल्ड पढ़ते हैं तो हमें कई सारे पैटर्न समझ में आते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन समझ में आता है और डिटेल में फिर दूसरे चैप्टर में करते हैं, और ऐसे ही बढ़ती जाती है आपके पूरे नीट बायोलॉजी की जर्नी। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं या फिर आप ड्रॉपर हैं, स्टार्ट करिए द लिविंग वर्ल्ड से, जिससे कि आपकी हर चैप्टर में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बन पाती है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग द लिविंग वर्ल्ड। इसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी मैं आपको बता देती हूँ बेटा। जैसे ही हम लोग हमारे इस चैनल पर सिलेबस कवर करेंगे तो आपको जो भी आप अपने नोट्स बनाएंगे बेटा, जो भी आप अपने नोट्स बनाएंगे, इसमें आप क्या करिएगा, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले यानी कि सिलेबस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपने कवर के बाद में आगे 2 पेजेस ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। 2 पेजेस आप सबसे पहले ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, और जैसे जैसे नया चैप्टर आता जाएगा एक एक पेज छोड़ते जाइएगा। ठीक, ये हमारे की रूल है। इससे आपको कई सारी टॉपिक्स की कनेक्टिविटी बनवाऊंगी मैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपना एक रजिस्टर उठाना है, आगे 2 पेज ब्लैंक छोड़ देने हैं और फिर आपको अपना चैप्टर स्टार्ट करना है। राइटिंग बड़ी है तो 4 छोड़ दो। ठीक है, तो 2 पेज आगे छोड़ दिए और अब आगे हमें चैप्टर स्टार्ट करना है अपना द लिविंग वर्ल्ड। लेकिन हमारी एनसीईआरटी की एक बड़ी खास बात है, जैसे हम लोग कोई भी चैप्टर या कोई भी यूनिट स्टार्ट करते हैं, हर यूनिट के पहले एक साइंटिस्ट को अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है हमारी एनसीईआरटी ने, और उससे क्वेश्चन भी आया है अभी तो नीट 2025 में। तो सबसे पहले यूनिट स्टार्ट जैसे हम लोग करते हैं तो हमें एक बड़े ही होनहार साइंटिस्ट अर्नेस्ट मेयर की डिटेल्स गिवन है हमारी एनसीईआरटी में, जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अगर हम लोग बात करें ना इन अर्नेस्ट मेयर की, तो इनका बेटा बर्थ और डेथ आपको याद नहीं करनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि इनकी बर्थ हुआ था 1904 में एंड डेथ हुई 2004 में। तो ओवरऑल इनकी एज थी 100 साल की जब ये मरे। इंपॉर्टेंट चीज, इस 100 से आपको एक और चीज याद रहेगी कि ये जो है ना, ही वॉज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑल टाइम। इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है PYQ। दूसरी चीज, इन्हीं को हम लोग डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरी चीज, इन्होंने बेटा अपनी स्टडीज की एंड इन्होंने अपने ड्यूरिंग द करियर इन्होंने ऑर्निथोलॉजी पर स्टडी की, रिसर्च की, इन्होंने टेक्सोनॉमी पर रिसर्च की, इन्होंने जू जियोग्राफी पर रिसर्च की, इन्होंने इवोल्यूशन पर रिसर्च की, इन्होंने सिस्टमैटिक्स पर रिसर्च की, हिस्ट्री पर की एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी पर इन्होंने अपनी रिसर्चेस की। ये आपको चीजें याद होनी चाहिए।
और इंपॉर्टेंट चीज ये कि इन्होंने ही आपको बायोलॉजी की डेफिनेशन भी बताई। जो कुछ इस तरीके से है, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। करेक्ट। एक और चीज, इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मिला। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, इसका मतलब क्या है कि इनको बायोलॉजी से रिलेटेड 3 अवार्ड मिले। पहला अवार्ड था बाल्जन प्राइज, जो कि 1983 में मिला। दूसरा अवार्ड था इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994, ठीक 11 साल बाद। फिर आता है क्रैफोर्ड प्राइज इन 1999, इसके 5 साल बाद। और अगले 5 साल बाद इनकी 2004 में डेथ हो गई। 100 साल की उम्र थी इनकी। इन्हें हम लोग 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में बोलते हैं। 20th सेंचुरी के डार्विन हैं। इन्होंने कई सारी रिसर्चेस की। इसके अलावा इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी दिया गया। ये सारी चीजें जो भी मैंने आपको बताई बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने आगे 2 पेज छोड़े हैं ना, उसमें ये वाले पॉइंट्स आपको सबसे पहले लिखना है, अर्नेस्ट मेयर, और उनकी जो भी डिटेल्स मैंने आपको हाईलाइट करवाई वहां पर नोट करनी है अपने नोट्स में। और एनसीईआरटी में तो मार्क इस तरीके से करना ही है। करेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। साइंटिस्ट के इंट्रोडक्शन के बाद में हमारा होता है चैप्टर स्टार्ट, द लिविंग वर्ल्ड। जब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर की, तो मेरे सामने कोई भी बच्चा द लिविंग वर्ल्ड को लिविंग वर्ल्ड नहीं बोलेगा कि मैम लिविंग वर्ल्ड पढ़ा दो, मैम लिविंग वर्ल्ड पढ़ लिया। द लिविंग वर्ल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा जो पूरा लिविंग वर्ल्ड है भाई, इतना हम लोग कहते हैं ना, अभी मैं आपको बताऊंगी कि नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी डिस्कवर्ड हैं, कितनी हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं। बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड से स्ट्रक्चर्स बना के, बहुत ही मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। तो द लगाना तो यहाँ पर बनता है ना, पूरी रेस्पेक्ट के साथ में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। और जैसे ही हम लोग इस चैप्टर को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो इसमें आपको 3 टॉपिक्स गिवन है। पहला है व्हाट इज लिविंग का टॉपिक, दूसरा है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तीसरा है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अगर मैं बात करूं आपकी न्यू एनसीईआरटी की, तो वहां पर व्हाट इज लिविंग वाला टॉपिक मिसिंग है बेटा, और आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड ही नहीं है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके एनएमसी के सिलेबस में है और इससे क्वेश्चन आते हैं। पूरे इस चैप्टर से अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर बड़ा ही छोटा सा और प्यारा सा है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम लोग इसे स्किप नहीं करेंगे, इसे जल्दी जल्दी पढ़ के आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमने जब नीट 2025 के क्वेश्चन देखे तो हमें ये बात समझ में आ गई, किसी भी चैप्टर को हल्के में तो नहीं लेना। तो इसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, आपको एक एक चीज बड़े प्यार से समझ में आ जाएगी। तो ये जो मिसिंग वाला टॉपिक है, ये सबसे पहले हमें पढ़ना है, जो एनसीईआरटी न्यू में नहीं है, ओल्ड की सारी कटिंग में लेकर के आई हूं। आपके पास में अगर न्यू एनसीईआरटी है, मुझे टेलीग्राम पर टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं वहां पर आपको शेयर करवा दूंगी। दूसरी चीज, क्लास के बाद में नोट्स का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो वो टेलीग्राम अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो t.me/operation neat 700 हमारा टेलीग्राम है। वहां पर आपको ये इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, और साथ के साथ तो आपको नोट्स बनानी ही है। करेक्ट। दूसरा टॉपिक डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, और तीसरा हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो सबसे पहला आ जाता है व्हाट इज लिविंग। तो अगर मैं बात करूं ना लिविंग की, तो मेरे हाथ में पेन है, टेबल है, हमारे पास में लैपटॉप है, हमारे पास में मोबाइल फोन है, दीवारें हैं, बहुत सारी चीजें हैं मेरे सराउंडिंग में, बट इन सबको मैं लिविंग नहीं कहती हूँ। लेकिन वही मेरे रूम में जो मेरे पास स्नेक प्लांट है, मेरे पास सक्यूलेंट प्लांट्स हैं, मैं कहती हूँ ये मेरे प्यारे से लिविंग प्लांट्स हैं, इनको मैं कहती हूँ इनमें जान है। रूम में या हमारे स्टूडियो में कोई इंसेक्ट आता है तो हम कहते हैं भाई ये मच्छर लिविंग है, ये मॉस्किटो लिविंग है। एक लिजर्ड देख लिया हमने, हम कहते हैं ये लिविंग है, मैं खुद लिविंग हूँ। बट बाकी सारे आर्टिकल्स को मैं नॉन लिविंग कह रही हूँ, मैं बॉटल को नॉन लिविंग कह रही हूँ। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कैन यू थिंक व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि मैं एक पर्टिकुलर एक डिवाइस को, लैपटॉप को, या फिर अपने आईपैड को, या फिर अपने टैबलेट को मैं नॉन लिविंग कह रही हूँ, जबकि मैं एक मॉस्किटो अगर घूम रहा है तो उसको लिविंग कह रही हूँ। द मेन क्राइटेरियाज आर, देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि मैं जब स्नेक प्लांट अपने रूम में लेकर के आई तब वो बहुत छोटा था, और अब धीरे धीरे उसकी ग्रोथ हो गई है। एक लिजर्ड पहले छोटी सी थी, धीरे धीरे वो बहुत बड़ी हो गई है।
अगर हम लोग बात करें मेरी, तो मैं जब छोटी थी तो मेरी हाइट बहुत छोटी थी, धीरे धीरे मैं बड़ी हो गई हूं। इसका मतलब कहीं ना कहीं लिविंग बीइंग्स की ग्रोथ हो रही है। वहीं अगर मैं लैपटॉप को देखूं तो 5 साल पहले 13 इंच का खरीदा था, आज भी 13 इंच का ही है। तो मेरे लैपटॉप की 5 साल में थोड़ी सी भी ग्रोथ नहीं हुई, जबकि पिछले 5 साल से स्नेक प्लांट तो बहुत सारे हो गए। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन है ग्रोथ का, कि लिविंग बीइंग्स ग्रोथ करते हैं। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। सबसे पहला क्या? ग्रोथ, कि हम ग्रोथ करते हैं। ठीक है, हम ग्रोथ करते हैं। कैसे ग्रोथ करते हैं? हम लोग कैसे ग्रोथ करते हैं? हमारे पास में या तो हम मास में हमारी ग्रोथ हो, या फिर सेल का नंबर बढ़ता है, नंबर में हमारी ग्रोथ हो। तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर हम लोग कह सकते हैं दीज आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। क्या? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। इतनी बात समझ में आ रही है? तो अगर हम लोग ग्रोथ को डिफाइन करने चले तो हमें ये बात समझ में आ रही है कि हमने क्या किया कि मुझे कोई चोट लग गई तो मेरा सेल डिवीजन वहां पे होगा, वो रिपेयर हो जाएगा, मतलब वापस वहां पर ग्रोथ हो जाएगी। अगर मेरा कोई एक पर्टिकुलर मेरी स्किन छिल गई है, वो स्किन हट गई है वहां से, तो दोबारा से वो आ जाएगी, यानी कि दोबारा से ग्रोथ हो जाएगी, सेल डिवीजन होगा। प्लांट की बात करें तो हमने ब्रांचेस कट कर दी, फिर से ग्रोथ हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सेल डिवीजन के थ्रू हमारी ग्रोथ हो रही है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की हम लोग बात करें तो 1 से 2 हो जाते हैं। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो सेल डिवीजन होता है और आगे ग्रोथ होती है। बात करें अगर हम लोग प्लांट्स की, तो पूरे जीवन में इनकी अगर हम लोग बार बार कटिंग करते रहे, बार बार ब्रांचेस कट करते रहे, तो इनमें पूरी लाइफ तक ग्रोथ हो सकती है। वाइल हम लोगों में कुछ लिमिटेड पीरियड तक ही ग्रोथ होती है। एक पर्टिकुलर पीरियड तक हाइट बढ़ी, अब रुक गई है मेरी, अब नहीं बढ़ रही है, पिछले 21 साल के बाद में मेरी हाइट नहीं बढ़ी। दूसरी चीज, मुझे चोट लग रही है तो रिपेयर हो रही है, बट अगर हाथ पैर टूट गया तो वापस से ग्रोथ नहीं होगी। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम लोग ग्रोथ को देखने जाते हैं तो प्लांट्स में इनकी लाइफ टाइम तक अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, जबकि हम लोग एनिमल्स की बात करें तो इनमें अनलिमिटेड तो नहीं है, कुछ टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए ग्रोथ होती है। करेक्ट। बात अगर हम लोग करें नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की, नॉट ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो इनकी तो ग्रोथ नहीं होती है। मेरा लैपटॉप पिछले 5 साल से 13 इंच की स्क्रीन का ही है। करेक्ट, ठीक है। ग्रोथ नहीं होती है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की और लिविंग की होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन एक चीज अगर आप थोड़ी सी रिलेट कर पा रहे होंगे बेटा, तो हम लोग जब बात करते हैं माउंटेन्स की, माउंट एवरेस्ट की हाइट अब बढ़ गई है। हाइट कैसे बढ़ी उसकी? क्या माउंट एवरेस्ट ने ग्रोथ करी? हाइट बढ़ी है तो ग्रोथ हुई है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं इस टाइप के ग्रोथ की, माउंटेन्स की या अलग अलग चीजों की, तो वो जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि माउंटेन है, इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हुए और कुछ सालों के बाद में इसकी कुछ सेंटीमीटर में हाइट बढ़ी, बट ग्रोथ तो हुई। ग्रोथ कैसे हुई? एक्यूमुलेशन हुआ बाहर से, तो बाहर से ग्रोथ हुई, आउटसाइड। जबकि हमारी बात करें लिविंग की तो हमारा सेल डिवीजन हुआ, मतलब हमारी ग्रोथ हुई फ्रॉम इनसाइड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इनसाइड ग्रोथ हो रही है तो वो लिविंग का कैरेक्टर है, आउटसाइड से भी हो सकती है तो यस, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में हो सकती है। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारा जो ग्रोथ है ये कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बीइंग्स का, लेकिन डिफाइन नहीं कर सकते आप। फिर क्या पता कुछ सालों के बाद में माउंटेन को लिविंग बोलना स्टार्ट कर दें। डिफाइन नहीं कर सकते आप ग्रोथ के बिहाफ पर, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक तो है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है। ठीक, कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो ग्रोथ ना करे। इतनी बात क्लियर है? तो हमारी एनसीईआरटी में कुछ ये लाइन दी हुई है, इसको बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। ऑल ऑर्गेनिजम्स ग्रो, सबसे पहली बात जहां पर एनसीईआरटी लिख देती है बेटा ऑल, उसको तो मार्क कर लो। जहां ऑल लिखा है उसको आप मार्क कर लो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। ठीक है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। दूसरा, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन से ग्रोथ करेगा। प्लांट में सेल डिवीजन अगर कॉन्टिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, जबकि एनिमल्स में
growth is seen up to a certain age. However, cell division can occur in certain tissue to replace lost cells. जो बात मैंने आपको बताई, चोट लग गई तो रिपेयर हो जाएगा. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन होगा, उनकी ग्रोथ हो जाएगी, नंबर में भी बढ़ जाते हैं वो, ठीक है, जिसको आप इन विट्रो कल्चर में माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हो. मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं. ग्रोथ होना हमारी अलग बात है, हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वो अलग बात है. लेकिन अगर हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो ग्रोथ से दो हो जाते हैं, मतलब इनका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात है. आगे हम लोग बढ़े तो माउंटेन्स, बिल्डर्स, मून्स ये भी ग्रोथ करते हैं. इनके पास में एक्यूमुलेशन हो रहा है मटेरियल का इनके सरफेस के ऊपर, तो हमारे अंदर होगी इनसाइड, इनके अंदर होगी आउटसाइड ग्रोथ, ठीक है. तो इसीलिए हम लोग ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक ऑब्वियसली ये डेफिनेटली है. एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म होगा तो वो ग्रो नहीं करेगा, ठीक है. वुड है, वुड के गेट लगे हुए हैं हमारे चारों तरफ, वुड है, डेड है, अब ये ग्रो नहीं करेगा, लेकिन जब ये लिविंग था तब ये ग्रो कर रहा. दूसरा कैरेक्टर आ जाता है एक से भले दो, दो से भले तीन, यानी कि रिप्रोडक्शन. वी ऑल डू रिप्रोडक्शन. हम सभी अपनी लाइफ के रिप्रोडक्टिव पीरियड में रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक. हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है जो लिविंग है. लाइक अगर मैं बात करूं कि मेरे पास में एक सिल्वर की रिंग है, एक गोल्ड की रिंग है, इन दोनों ने रातों रात रिप्रोड्यूस किया और एक प्लैटिनम की रिंग बन गई, मैं तो भाई मेरे पास तो लाखों का फायदा हो जाता. लेकिन ऐसा नहीं होता. दो रिंग ने आपस में रिप्रोड्यूस करके एक नई रिंग नहीं बनाई है, लेकिन दो ऑर्गेनिजम्स ने, मेल एंड फीमेल का रिप्रोडक्शन जब प्रोसेस होगा तो एक नया इंडिविजुअल का बर्थ होगा. बेसिकली अगर हम लोग रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना चाहें तो इस प्रोसेस में हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने प्रोजेनी को, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, ठीक है. प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी जिसके फीचर्स लगभग सेम होते हैं. हमारे मम्मी पापा से हमारे फीचर्स मिलते जुलते हैं, एक कैट के फीचर अपने पेरेंट से मिलते जुलते हैं, ठीक. अगर हम लोग बात करते हैं बेटा रिप्रोडक्शन की, तो इनवेरिएबली हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कंसीडर करते हैं. लेकिन ये बात आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिप्रोडक्शन सेक्सुअल के साथ साथ एसेक्सुअल भी होता है. ध्यान से सारी बातें सुनिएगा क्योंकि सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में मेंशन है. सेक्सुअल के साथ साथ एसेक्सुअल भी हो सकता है. जैसे कि अगर हम लोग बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो फंजाई, इसे नोट करिएगा, फंजाई एसेक्सुअल स्पोर बनाता है, एसेक्सुअल स्पोर बनाता है. ये रेड कलर आंखों में चुभता होगा ना. अगर हम लोग बात करें ईस्ट की, या फिर हम बात करें हाइड्रा की, तो ये बडिंग करते हैं बेटा, ठीक है. ये सारे ही पार्ट हैं आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. तीसरी हम लोग बात करें प्लेनेरिया की, तो ये करता है ट्रू रीजनरेशन, यानी कि इसका कोई भी फ्रेगमेंट तोड़ के आपने रख दिया, उससे पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है. बात करें अगर हम लोग फंजाई की, इसके साथ में हम लोग बात करें अगर इसमें एल्गी की, फिलामेंटस एल्गी की, और इसके साथ में हम लोग बात करें प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस की, तो ये सभी फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं. दीज ऑल आर मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. समझ पा रहे हैं क्या? दीज ऑल आर मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये सारी बातें आपकी एनसीईआरटी लिखती है, आप देखें तो ये सारी बातें एनसीईआरटी ने मेंशन की हुई हैं. और एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बताऊं कि हम लोग कह रहे हैं एक से भले दो और दो से भले तीन, तो जब हम लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पार्टनर आ रहे हैं जो एक नए अपने बच्चे को जन्म दे रहे हैं. वाइल हम लोग अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की जैसे ही सेल डिवाइड होती है, एक से दो सेल यानी कि एक से दो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं. और डिवाइड किया तो इसने ग्रोथ भी किया है, यानी कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम हो गया है फॉर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. मल्टीसेलुलर में हम लोग अलग अलग टाइप से रिप्रोडक्शन कर रहे हैं. एक और इंपॉर्टेंट चीज ये कि हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है.
लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। लाइक आपने कभी सुना होगा कि एक ऐसे कपल है जिनका बेबी प्लान वो कर रही है बट दे आर नॉट फर्टाइल, दे आर नॉट फर्टाइल, इनफर्टिलिटी का केस है, उनका बच्चा नहीं हो सकता है। तो अगर आप ये कह रहे हो कि इनफर्टाइल कपल है, इनफर्टाइल कपल है, तो इनफर्टाइल कपल में अगर वो यंग वन को अपने बर्थ नहीं दे सकते हैं किसी रीजन की वजह से, उनके ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है, बट ये लिविंग तो है ना, ये जिंदा तो है ना, जिंदा भी कहना गलत है, ये लिविंग तो है ना, लिविंग तो है ना, ये दे आर नॉट नॉन लिविंग, दे आर लिविंग। तो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन हमारा कैरेक्टरिस्टिक तो है, बट हम डिफाइन नहीं कर सकते कि जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा वो लिविंग नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी। तो बात करें अगर हम लोग इनफर्टाइल कपल के साथ साथ वर्कर बीज की, वर्कर बीज ये भी तो स्टेराइल होती है, ये भी तो स्टेराइल होती है। इसके अलावा हम लोग म्यूल्स की बात करें, हिन्नीस की बात करें, लाइगर की बात करें, ये सभी स्टेराइल होते हैं। रीजन कि ये रिप्रोड्यूस कर ही नहीं पाते, इनके ऑर्गन डेवलप ही नहीं होते, बट दे आर लिविंग। ठीक है, तो एक ये चीज हमें यहां से ये बात समझ में आ पा रही है कि रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर बट इट इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। क्या इतनी बात क्लियर है? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर बट इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। एनसीईआरटी को देखिएगा, सारे पॉइंट्स को बेटा साथ में नोट करते जाइएगा जिससे कि अंडरस्टैंडिंग बेटर हो पाती है। तो अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिएगा, ओल्ड है तो, न्यू है तो सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। एक सेकेंड। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, करेक्ट बात है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन अपने मोर और लेस सिमिलर को, अपने पेरेंट्स को बनाती है। इनवेरिएबली हम लोग किसको रेफर कर रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। और ये जो रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल से भी हो सकता है, जैसे कि फंजाई ने मल्टीप्लाई किया मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स से। लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा और ईस्ट ने बडिंग किया। प्लेनेरिया ने क्या किया? ट्रू रीजनरेशन, देख पा रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन जिससे कि लॉस्ट पार्ट है पूरी बॉडी नहीं बन जाती है। फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमॉर्फ मॉस ने क्या किया? फ्रेगमेंटेशन। एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी या फिर अमीबा, इनमें रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ को हम लोग सिनोनिमस मानते हैं क्योंकि एक से ये दो हो जाते हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाता है। इसके अलावा इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे कि म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेराइल एंड इनफर्टाइल? ये चीज आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेराइल एंड इनफर्टाइल? जिसने ये कमेंट में आंसर बताया उसको नेक्स्ट लेक्चर में स्क्रीनशॉट के साथ में सम्मानित किया जाएगा, करेक्ट? तो ये आप सभी को बताना है जिसे पता है। Hence, reproduction also cannot be an all-inclusive defining character of living organisms। यानी कि सभी को अगर हम लोग कंसीडर करें तो डिफाइनिंग तो नहीं है बट कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कोई भी 2 से 3 नहीं हो पाते, जैसे कि मेरी रिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं हमारे नए कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, देखते हैं कि वो डिफाइनिंग है या फिर नहीं। तो तीसरा कैरेक्टर आ जाता है मेटाबॉलिज्म। हमारी हर एक सेल के अंदर एट अ टाइम, एट अ प्रेजेंट, मेरी हर एक सेल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन एक साथ चल रही है। मेरी हर एक सेल के अंदर कहीं पर एंजाइम बन रहा है, कहीं पर हार्मोन बन रहा है, कहीं पर कुछ टूट रहा है, कहीं पर कुछ बन रहा है। तो मेकिंग और ब्रेकिंग साथ के साथ चलती जा रही है। और ये जो ट्रैफिक ऑफ रिएक्शन है जिसमें मेकिंग ब्रेकिंग दोनों चल रहा है, मेकिंग रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिज्म प्रोसेस को कहेंगे, जबकि ब्रेकिंग को हम लोग कहेंगे कैटाबॉलिक रिएक्शन या फिर कैटाबॉलिज्म, और इसको कलेक्टिवली हम लोग कह देते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शन या फिर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। तो ये सारी प्रोसेसेस हमारी हर एक सेल के अंदर कॉन्टिन्यूअसली चलती रहती है। जबकि अगर हम लोग बात करें पेन के प्लास्टिक की, तो इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं चल रही है एट अ टाइम, ना ही किसी फैब्रिक क्लॉथ पर चल रही है, ना ही किसी और ऑब्जेक्ट पर चल रही है। लेकिन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर
चाहे वो ग्रोथ कर रहा हो या ना कर पा रहा हो, चाहे वो मल्टीप्लाई करके 1 से 2 हो जा रहा हो जिसका रिप्रोडक्शन ग्रोथ सिनोनिमस हो, चाहे वो फर्टाइल हो या ना हो, उसकी सेल्स के अंदर सारी एक्टिविटीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस कॉन्टिन्यूअसली चलती है। और नॉन लिविंग में कोई ऐसा हमारे पास में नहीं है आर्टिकल जिसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन हम लोग चला पाए। तो हम लोग ये बात कह सकते हैं बड़े ही गर्व के साथ में दैट मेटाबॉलिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर along with it is defining feature। ठीक, लेकिन एक चीज आ जाती है यहाँ पर, एक चीज ये आ जाती है कि जब हम लोग बात करें रिएक्शंस की, तो ये सारी रिएक्शंस की स्टडीज हम लोग करते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। हम लोग क्या करते हैं, इन रिएक्शंस की स्टडीज कर सकते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, यानी कि सेल फ्री सिस्टम में हम लोग कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन वहां तो हम करवा सकते हैं, बट बेटा ये सारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली इसमें नहीं हो रही हैं। इसमें हम लोग को कंट्रोल करना पड़ रहा है, हमें इसमें रिएजेंट देने पड़ रहे हैं। हमने ये रिएक्शन करवाई है, खुद से ये रिएक्शंस नहीं हुई है। तो अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर ये रिएक्शन कॉन्टिन्यूअसली है, तो ये जो रिएक्शन है ये डेफिनेटली लिविंग रिएक्शन है, बट इट इज नॉट अ लिविंग फेनोमेना। बात को ध्यान से समझिएगा, इट इज नॉट अ लिविंग फेनोमेना while these are living reaction but these are not living thing। living thing कब होगा, जब आप इसको सेल के अंदर करेंगे, जब आप इसको सेल के अंदर करेंगे, यानी कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है और सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है। तो इसका मतलब सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग फीचर। बिना सेल का कौन सा ऑर्गेनिज्म, करेक्ट, डिफाइनिंग फीचर है। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म आर डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको एनसीईआरटी कुछ से एक्सप्लेन करती है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, हेंस सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। और पूरा मेटाबॉलिज्म के बारे में आपको बताया हुआ है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप हाईलाइट कर लीजिएगा, इसमें ये लिखा हुआ है कि नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज केपेबल ऑफ मेटाबॉलिज्म। दूसरा, metabolic reactions can demonstrated outside the body in cell-free system। An isolated metabolic reaction, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, an isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living or non-living, hence while metabolism is a defining feature of all living organism। correct। So isolated metabolic reaction in vitro are not living things but surely living reactions। living reactions है but living thing नहीं है। ये जो दोनों पॉइंट हाईलाइट किए हमने बड़े इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा अपने पास में और ध्यान से इन्हें रखिए। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्शियसनेस। एवरी लिविंग बीइंग इज कॉन्शियस। लाइक अगर टेम्परेचर रेज होता है तो लीव्स के स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, यानी कि अपने सराउंडिंग को सेंस कर पा रहे हैं, उस पर रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं। अपने सराउंडिंग में जितने केमिकल्स हैं उनको सेंस कर पाते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। इवन हम लोग बात करें सीजनल ब्रीडर्स की, जो कि अपना ब्रीडिंग सीजन के अकॉर्डिंग प्रोसेस चलता है इनका, ये लाइट ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो अगर लाइट ड्यूरेशन कम या ज्यादा हो रहा है, यानी कि फोटोट्रॉपिज्म कम या ज्यादा हो रहा है, तो सीजनल ब्रीडर्स का जो ब्रीडिंग पीरियड है वो भी चेंज हो जाता है। तो हम लोग सभी लोग कॉन्शियस हैं अपनी सराउंडिंग को लेकर के। हालांकि अगर हम लोग देखने जाएं, बाहर बारिश हुई, बाहर बहुत तेज बारिश हुई, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां से भागेगा। प्लांट्स भाग नहीं सकते बट रिस्पॉन्ड करेंगे। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जा सकता है वहां से, हर एनिमल भागेगा, खुद को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अगर बारिश में आपकी बाहर कार खड़ी है तो वो तो भीगती ही रहेगी, क्योंकि वो उस वाटर को सेंस नहीं कर सकती, उस प्रॉब्लम को सेंस नहीं कर सकती। करेक्ट। इसी तरीके से कॉन्शियसनेस जो है हमारा, चाहे एक ऑर्गेनिज्म ग्रोथ अनलिमिटेड कर रहा हो या सर्टेन टाइम के लिए कर रहा हो, रिप्रोडक्शन कर रहा हो या ना कर रहा हो, सेल होना चाहिए, मेटाबॉलिक रिएक्शन उसके अंदर चलती है और कॉन्शियस वो होता ही होता है।
अपने सराउंडिंग को सेंस कर पाता है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस है, यानी कि कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यस और नो? ठीक, तो कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग फीचर, यहां से हमारा हो जाता है। कॉन्शियसनेस को एनसीईआरटी ने आपका लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर, हर ऑर्गेनिज्म उसके लिए रिस्पॉन्ड करता है, पॉल्यूटेंट को लेकर के रिस्पॉन्ड करता है। जबकि अगर हम लोग एक प्रोकैरियोट भी रिस्पॉन्ड करेगा, यूकैरियोट भी रिस्पॉन्ड करेगा, कोई भी सेल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो रिस्पॉन्ड करेगा ही करेगा। तो कॉन्शियसनेस देयरफॉर अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। एक चीज और मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखे, आपने खुद को भी देखा है, बट अगर आपकी सराउंडिंग में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे सेंस करके। एक डॉग है, उसके भी सराउंडिंग में कोई चेंजेस हो रहे हैं, वो उसको सेंस करके रिस्पॉन्ड करेगा। बट आप अगर एक मिरर के पास से होते हुए जाते हो, वही एक डॉग एक मिरर के पास से होते हुए जा रहे, आप मिरर में रुक के खुद को देखोगे जरूर, आप अपने बाल संवारोगे, आप अपना कपड़े ठीक करोगे, आप खुद को देखकर वहां रेस्पॉन्ड जरूर करोगे। लेकिन एक डॉग को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका शरीर गंदा हो रहा है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं है, मिरर में देख के वो खुद को ठीक नहीं कर रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं आप खुद के लिए कॉन्शियस हो। सराउंडिंग को लेकर के हर ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस है, बट खुद के लिए यानी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में, कि मैं कैसा दिख रहा हूं, मेरी अपीयरेंस क्या है, खुद के लिए कॉन्शियस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग है। तो इंसान और जानवर के बीच का जो अंतर है ना, वो लाता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। हालांकि हम सभी एनिमलिया किंगडम से बिलोंग करते हैं, लेकिन इंसान और जानवर के बीच का जो डिफरेंस है, वो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस लाती है। हमें सोचने समझने की क्षमता है, हम उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। इतनी बात क्लियर है क्या? तो ये बातें हो जाती हैं कि कॉन्शियसनेस हो गया हमारा डिफाइनिंग फीचर। इसके अलावा एक और टॉपिक हमारी एनसीईआरटी में बिना हेडिंग के बेटा मेंशन है, दैट इज इंटरैक्शन। हर ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करता है, हम आपसे इंटरैक्ट करते हैं, आप हमसे इंटरैक्ट करते हैं, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, तब ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। हमारी बॉडी के बहुत सारे टिश्यूज इंटरैक्ट करते हैं, तब एक ऑर्गन बनाते हैं और एक ऑर्गन का काम हो रहा है। हमारी बॉडी के बहुत सारे सेल्स ने आपस में इंटरैक्ट किया, तब एक जाके टिश्यू की प्रॉपर्टी निकल के आई। हमारे एक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स ने आपस में इंटरैक्ट किया, तब एक सेल की प्रॉपर्टी निकल के आई। हमारे हर एक ऑर्गेनल में बहुत सारे मॉलिक्यूलर कंपोनेंट ने आपस में रिएक्ट किया, तब उसकी प्रॉपर्टी बन के आई। तो इसका मतलब ये है कि इंटरैक्शन से एक इमर्जेंट रिजल्ट आ रहा है, एंड वही बनाता है हमारा पूरा लिविंग सिस्टम। तो हमारा लिविंग सिस्टम आपस में इंटरैक्शन से बना हुआ है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। हायर इसमें आपको एनसीईआरटी लिखती है कि एक टिश्यू की प्रॉपर्टी एक उसकी सेल्स में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसकी सेल में जो आपस में इंटरैक्शन हो रहा है उसका रिजल्ट है। एक सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, उनका रिजल्ट है। एक ऑर्गेनल में बहुत सारे मॉलिक्यूलर कंपोनेंट है, उसका रिजल्ट है। ये सारी बातें आपको एनसीईआरटी बताती है, और ये हायरार्कियल लेवल पर हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप आगे आगे बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग क्या हम लोग ये बात कह सकते हैं कि अगर हम सारे कैरेक्टरिस्टिक को देखने जाए, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इवॉल्व हो सकते हैं, सेल्फ रेगुलेटेड है, अपने आप ही मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, इंटरैक्टिव सिस्टम है कह सकते हैं, और कैपेबल है एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो ओवरऑल अगर हम लोग बिल्कुल कंक्लूजन निकाल लें तो ये आता है, वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम capable of responding to external stimuli, and these lines are very very important. ठीक, आगे आपकी एनसीईआरटी लिखती है, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड इवोल्यूशन हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में।
हर एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में आएगा, आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होगा और अपना जेनेटिक मटेरियल शेयर करता आ रहा होगा। डिग्रीज इसकी वेरी हो सकती है कि किसी ने अपना लेवल पर कितना जेनेटिक मटेरियल शेयर किया है। तो ये आपकी एनसीईआरटी आपको बताती है कि हमारे पास में सारे कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग देखें तो सबसे पहला ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा मेटाबॉलिज्म, चौथा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं, पांचवा कॉन्शियसनेस, और इंटरैक्शन को अल्टीमेट करके एनसीईआरटी बताती है। इनमें से मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, ये तीनों हो जाते हैं हमारे डिफाइनिंग फीचर, वाइल ऑल द 5 आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो अगर आप सभी को इतनी बात व्हाट इज लिविंग वाला टॉपिक जो हमारी न्यू एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इतना अगर अच्छे से क्लियर हो गया है तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, क्योंकि ये टॉपिक हमारे नीट 2026 में मुझे गट फीलिंग आ रही है कि कुछ ना कुछ तो इसमें से पूछा जा सकता है। हर एक पॉइंट को ध्यान से नोट करते जाइएगा, जो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बड़े प्यार से नोट करते जाइएगा, एंड एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट है उसे अपनी भाषा में अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। इसका जो लिंक है आपको, इसका जो पीडीएफ आपको t.me/operation NEET 700 पर मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, एंड ये सारे नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड बेस्ट 30 क्वेश्चंस की डीपीपी भी आपको इसी चैनल पर मिलेगी, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। और कोई भी डाउट बचाओ तो हमारा डाउट ग्रुप भी है, उसका भी लिंक इसी में है, उस पर जाकर आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इतना ही बड़ा लेक्चर रहेगा, लगभग 40 मिनट्स का, उसमें हम लोग कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।